अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं और इसी सिलसिले में ऑपरेशन शुबान जो है वो बड़ी बर्क रफ्तारी से किया जा रहा है और अब आलमी जराइद में भी इसकी जो है वो पजीराई की जा रही है और इसको बलूचिस्तान समेत पूरे खित्ते के अमन का ज़ामिन कहा जा रहा है। मगर दहशतगर्दी के पीछे जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, असल मुहर्रिकात कौन है, पसे पर्दा क्या गेम चल रही है और क्या मिलिट्री ऑपरेशंस इस मसले का मुकम्मल तौर पर हल निकाल सकते हैं या फिर पॉलिटिकल और सिफारती मेयर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इस मामले पर एक कंप्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे सलीम बुखारी साहब से और आखिरी सेगमेंट में मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात और खतरात पर बात करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सायरा कैसी हैं आप? गर्मी क्या कह रही है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखार से हीट वेव भी चल रही है, मुझे तो यही लग रहा है। ऑल्दो आज कुछ अच्छा, बारिश होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। आप हाँ। देखिए कितनी बारिश हुई है, उसके बाद जो हबस का हाल है, सांस लेना दूभर है। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बुखारी साहब। और मौसम एक्चुअली में अफगानिस्तान में भी काफी गर्म है बुखारी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं। एक तो वो यहाँ जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनके अपने अंदरूने खाना एक जंग छिड़ चुकी है। बदख्शा में जो है वो तालिबान के मुखालिफ दो ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने गुरीला कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। बुखारी साहब, क्या अफगान तालिबान का रजीम अब गिरने वाला है और सिविल वॉर की तरफ मामला जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको पता है जब कभी कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो मेरी हिस्से शायरी जो है वो भड़क उठती है। एक तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तालिबान को मुखातिब करके कहूँ कि खुदा आप अपने दाम में सयाद आ गया, लेकिन इससे बढ़ के मेरे ख्याल से बेहजाद लखनवी ने जो डिपिक्शन की थी वो कमाल है कि इस दौर में ऐ दोस्त ज़बू हाली मुस्लिम देखी नहीं जाती है मगर देख रहा हूँ। सयाद ने फूंका था अनादिल का नशेमन और सयाद का जलता हुआ घर देख रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा है कि वो जो हमारी ज़िंदगी दूबर करने के लिए भारत जैसे घटिया दुश्मन के साथ कोलैबोरेशन करके हमारा अमन तबाह करना चाहते थे, खुद उनके घर में लगी आग जो है। कभी मुसलमान पड़ोसी हो चाहे कोई भी मुसलमान मुल्क हो, उसके अंदर लगी आग पे खुश होना नहीं चाहिए। लेकिन वो जो हमारे बच्चों के सर कलम कर रहे हैं, वो जो हमारे फौजी जवानों के सीनों में गोलियां दाग रहे हैं, वो जो हमारे मस्जिदों इमाम बारगाहों को गैर महफूज बना के रिलीजियस हेट्रेड फैलाने का बायस बन रहे हैं, आई हैव नो लव फॉर देम। आई एब्सोल्युटली हैव नो फील फॉर देम। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? देखिए, तालिबान के ईवान इक़्तिदार तक पहुंचने के बारे में मैं 20 मरतबा ये कह चुका हूं कि अगर हम ना होते तो ये तालिबान कभी इक़्तिदार में आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे जी। पूरी दुनिया को दोहा के प्लेटफॉर्म पर लाने का सेहरा अगर किसी के सर है तो वो पाकिस्तान के सर है। और जब आखिरी लम्हे पर दस्तखत करने का मौका आया तो भारत के कहने पर अमेरिका ने और अफगानिस्तान ने, इन दोनों ने मिलकर हमको एक तरफ कर दिया जी। ये तारीख है, ये मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ। खैर, आगे इक़्तिदार में उसके बाद से जो ये चढ़े हैं हिंदुस्तान के हाथ से, अब ये कहते हैं इनके माँ बाप भी वही हैं। डीएनए से मैंने तो नहीं कहा ना, तो वजीर का बयान है ना कि हमारा डीएनए भारत के लीडरों से मिलता है, या तो वो मोदी के कज़न है या अजीत डोवल के फुप्पा हैं या पता नहीं क्या है। ये पहली मर्तबा अफगानिस्तान के किसी शख्स ने या किसी पार्टी के फ़र्द ने इस किस्म की घटिया गुफ्तगू की है। ये मैं घटिया इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि इनके इक़्तिदार मिलना, इनके लिए जंग करना, सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े करके वापस मॉस्को में धकेल देने का सेहरा अगर किसी के सर है तो वो पाकिस्तान की अफवाज के सर है, पाकिस्तान के अवाम के सर है। क्योंकि हमने 80,000 के करीब जानों के नजराने पेश किए, जिसमें 8 से 10,000 तक हमारे ऑफिसर्स और जवान शामिल थे। है उन्हें याद? 40 साल तक, बल्कि 45 साल तक हमने उनको अपना मेहमान रखा, अपने मुंह से निवाला उठा के उनको दिया, लेकिन उन्होंने उन्हीं कैंपों में हमारे खिलाफ क्या क्या घिनौनी साजिशें की, किस तरीके से दहशतगर्दी की लहर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी आई और किस मुश्किल से हमने उस पर काबू पाया, ये सब तारीख का हिस्सा है जी। अभी जब ये कहा जाता है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि नो इलीगल अफगान नेशनल विल एवर बी सीन ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान, क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या गलत है? जिसका खाएं उसी थाली में अगर आप छेद करेंगे तो वो आपको घर में रहने नहीं देगा, वो आपको पका पकाया पकवान नहीं देगा। ये तो एक रुख है इसका। अब दूसरे रुख की तरफ आते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो पिछले साल की जंग थी जिसमें
हिंदुस्तान जैसे घटिया दुश्मन को, मैं घटिया दुश्मन इसलिए कह रहा हूँ, ना उनका कोई असूल है, ना कोई उनके बयानात में कोई कॉन्टीन्यूटी है, वो सवाए मुस्लिम दुश्मनी के कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ डिस्ट्रॉय की जा रही हैं, वहाँ की मस्जिदों के बारे में आपके सामने है, चाहे वो बाबरी मस्जिद है, चाहे वो कोई है। अदालतों का रवैया मुसलमानों के बारे में क्या है, ये सब कुछ आपके सामने है। उनके साथ मिला लिया डीएनए इन्होंने। अब अगर ये डीएनए उनके साथ मिलाएंगे तो हमारा तो बदतरीन दुश्मन है। तो तालिबान कौन हुए? ये बदतरीन दुश्मन से भी ज्यादा बदतरीन दुश्मन हुए, इसलिए कि ये हमारे दुश्मन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जी। क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान में, जिसका आपने जिक्र किया ना कि वहाँ एक बदख्शां सूबे के ऊपर बाकायदा कब्जा कर लिया है एक ऐसे ग्रुप ने जो तालिबान के मुखालिफ है। वहाँ एक नहीं है, ऐसे ग्रुप कोई 1 दर्जन के करीब हैं जिन्होंने काबुल को प्रैक्टिकली घेर रखा है। ये तालिबान रजीम काबुल से बाहर नहीं जा सकते। ये इब्तिदा है, अभी इब्तिदाए इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी। यही तंजीमें इनके हलक की हड्डी बनेंगी और इनकी सांसें रुकेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अफगान रजीम जो है वो अब जवाल पजीर है। हाँ। बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। एक, पाकिस्तान के साथ मुफ्त की दुश्मनी, यानी एहसानमंद होने की बजाय उल्टा हमसे दुश्मनी, और अपने अवाम से दुश्मनी। इसलिए कि ये याद रखें, पाकिस्तान इज अफगानिस्तान लाइफ लाइन। ये मैं कोई जाली दावा या नारा नहीं लगा रहा हूँ, इट्स ए फैक्ट। खाने पीने की तमाम चीज़ें, इट्स ए लैंड लॉक कंट्री। ईरान के साथ छोटा सा बॉर्डर जो लगता है वहाँ ऐसे ताल्लुकात ठीक नहीं है। जो दूसरी तरफ पलट के देख ले तो किर्गिस्तान वगैरह और दूसरे ताजिकिस्तान वगैरह में जाके ये दहशतगर्दियाँ करा रहे हैं। वहाँ की हुकूमत ने वैसे बॉर्डर सील किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ लाइन है, अगर उसका भला तो आपको तौफीक ही नहीं है चाहने की, लेकिन अगर आप उनका बुरा चाहेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका अपना होगा। बिल्कुल। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है, जिस तरह की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह से वहाँ का रजीम सप्रेस करता है अपनी आवाम को, वो कितनी बड़ी वजह है इन मूवमेंट्स का गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाने के? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब ये पूरी दुनिया रियलाइज भी कर रही है और बावर भी हो गया है उनको कि अफगानिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ टर्मोइल। जो जितने भी एशिया के, जितने भी यूरोप के, जितने भी अमेरिकन बड़े बड़े जरीदे, बड़े बड़े अखबारात हैं, उनमें रिपोर्ट्स आफ्टर रिपोर्ट्स छप चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन की कम से कम 7 इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। कुछ ने तो ये कहा कि वो जो असला इनके काबू आया, जो अमेरिका छोड़ के गया था यहाँ से 7 अरब का, सारी तबाही का बायस वो है, विच इज़ ट्रू, गलत नहीं है। तो एक तो अमेरिका ने हमारे साथ ये दोस्ती निभाई है, जिसके हम इत्तेहादी हैं पिछले 75 साल से। जी। उन्होंने कब हमारे साथ वफा की है मुझे तो तारीख में कहीं मिलती नहीं है। उन्हीं का बोया हुआ बीज हम ये उन्हीं का बोया हुआ बीज, उन्हीं की जंग थी ना वो इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर जो हमने लड़ी। हमने F-16 मांग लिए उनसे, पैसे पहले एडवांस दिए। जब हिंदुस्तान के कहने पे उन्होंने इनकार किया तो हमने कहा अच्छा हमारे पैसे वापस दे दें, तो उन्होंने कहा कैश में तो नहीं देंगे, आप काइंड्स में ले लें। तो एक पूरी फहरिस्त है अमेरिका की बिट्रेयल्स की, चाहे वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे वो F-16 का मामला हो। लॉन्ग सैंक्शन रजीम हमने भुगती है अमेरिका की, हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अफगानिस्तान में तालिबान रजीम मार्ज़ वजूद में आई, वो अपने वजूद की अब खुद दुश्मन है। उनको किसी बाहर से दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक तो ये कि वहाँ पर जो मज़ाहमती तहरीक है, उनकी जो सरगर्मियाँ हैं, उसकी वजह से अवाम वहाँ के मुखालफ होते जा रहे हैं अपने रजीम के। इसलिए कि सुबह से शाम तक अगर वही गोलाबारी होनी है, उसी तरह धमाके होने हैं, उसी तरह कत्ल होने हैं, उसी तरह अगवा होने हैं, सब कुछ उसी तरह होना है, तो वो तो तंग आए वो से पहले ही। अब वो मजीद तंग है, एंड द ओनली रीज़न इज़ द पॉलिसीज ऑफ द अफगान रजीम। ये अफगान रजीम को मैं नया नाम देने जा रहा हूँ आज इंतहाई जिम्मेदारी से। इन फ्यूचर वी विल कॉल देम जालमान रजीम, ठीक है जी। तो ये जालमान रजीम जो है, ये किसी के साथ तो क्या वफा करेगी, ये तो अपने अवाम के दोस्त नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आ जाइए जनाब, ये जो दहशतगर्दी है, जिसका मैं ये कहूँगा कि नर्सरी नहीं है, नर्सरी भी है, बहुत बड़ा बैकयार्ड भी है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है। ट्रेनिंग सेंटर तो वो खैर था ही, यूँ समझ लें आप
कि दुनिया की दहशतगर्दी का 80% जो है वो Safe इस वक्त जो haven। है अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स के तौर पे रह रहा है, और इन सब अफगान लीडरों को पता है, बिल्कुल ठीक है। उनके इल्म में है, उनको अमेरिका की तरफ से बताया गया, उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से बताया गया, उनको हमने बारहा बताया, पीछा करके अफगानिस्तान की सरजमीन में काबुल तक जाके उनके टारगेट करके बताया कि ये जो है ये आपके दोस्त नहीं है। बुखारी साहब, ये कार्रवाइयां करता क्यों नहीं है अफगान तालिबान रजीम इन दहशतगर्द तंजीमों के अगेंस्ट? क्या आर दे होस्टेज टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एज ए हमसाया भी और एज ए मुस्लिम ब्रदर मुल्क भी उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार थे, मगर दे बिलीव इन कैश। जी, उनको कैश डॉलर मिल रहे हैं इस वक्त कर्टसी रॉ अब भारत से, लिहाजा उन्होंने तो अपना डीएनए, अपना बाप चेंज कर लिया उन्होंने पैसे के लिए, बाकी तो आप छोड़ दें। इज दैट राइट और नॉट? तो कहने का मतलब ये है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, ये काटना भी उन्होंने ही है। क्यों मैं कह रहा हूं ये? इसलिए कि पाकिस्तान तो अब डिटरमिन्ड है, नो मैटर फ्रॉम वेयर इट कम्स, दहशतगर्दी जहां से आएगी वो विल डिस्ट्रॉय इट। दो तरीके होते हैं ना इस किस्म की सूरत हाल को निपटने के। एक ये है कि आप एक अच्छे हमसाये के तौर पे, एक मुसलमान मुल्क के तौर पे उनसे बातचीत करें जी। तो जी बातचीत के हमने इससे पहले तो बेपनाह हमने जिरगाज भेजे, लुया जिरगा गया, उधर से जिरगे आए, डेलीगेशन गए। आपको याद होगा हम एक बड़ा फेमस वाक़या चाय पीने के लिए हमारे DGISI गए, हमारे मिलिट्री के सीनियर ऑफिशियल्स गए। अपने लेवल पर तो हमने तमाम कोशिशें कर देखी, लेकिन फिर हमने दुनिया को बावर कराने के लिए कि इसका कोई ना किबला है ना इसकी कोई डायरेक्शन है, हमने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको बिठाते हैं। लिहाजा हमने सबसे पहले, जो चीन हमारा दोस्त है, चीन के अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बहुत ठीक हैं, हमने चीन को मुंतखब किया कि वो होस्ट करें, हम उनके साथ बैठ के बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारे इसहाक डार साहब और उनके अमीर मुत्तकी, अगर आपको याद हो, जो उनके डिप्टी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से गालबन और वज़ीर ख़ारजा थे, उनसे बैठ के एक मैराथन राउंड ऑफ टॉक्स हुआ। चाइना ने उसको मीडिएट किया और हमने यहाँ तक कह दिया कि ओके, अगर ये पीस की तरफ आते हैं तो हम इन्हें CPEC का पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं। बाकायदा ऑफर कर दी गई, बाकायदा ऑफर जिसको कहते हैं इन टर्म ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी, राइट। और यहाँ आके आपको याद होगा हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तमतराक से की और कहा कि अफ़गानियों के साथ अब हमारे मामला जो है वो ठीक होने का मौका आ रहा है। लेकिन ये बात भारत को बर्दाश्त ही नहीं थी। उन्होंने फिर अपने DNA वालों से कहा, हम कहते हैं उनको, हम DNA वालों से कहा कि माल पकड़ो और ऐसी तैसी करो इसकी। लिहाजा वही जो मुज़ाकरात में शामिल थे वो हिंदुस्तान के दौरे पर गए और जो बकवास वहाँ उन्होंने की वो सबके सामने है। ठीक है, पहली बिट्रेयल। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा इसी तरह के इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग में हमने फिर एंगेज किया अफगानिस्तान की क़यादत को कि नहीं भाई, हम हमसाए हैं, आप इतनी दूर की सोचें, उनका तो कोई चीज़ आपके साथ कॉमन नहीं है, हमारे साथ तो हज़ारों किलोमीटर का बॉर्डर आपका कॉमन है। एक सेकंड राउंड हुआ, वो भी चाइना में हुआ, और चाइना की तरफ से ये एश्योरेंसेस दी गई कि हम इंश्योर करेंगे कि अफ़गानिस्तान इसके ऊपर अमल दरामद करे, लेकिन अमल दरामद नदारत फारसी में कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे दोस्त मुल्कों के पेट में दर्द उठा, सऊदी अरब और तुर्की, उनका नहीं, हम एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करेंगे। लिहाजा ये मुज़ाकरात इस्तांबुल में हुए, अगर आपको याद दिलाऊं मैं, बिल्कुल याद है। एक राउंड, दो राउंड, तीसरे राउंड तक बात पहुंची, हर बात ज़बानी मान रहे थे, लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि अब्बा हजूर जिनसे DNA मिलता है उनको क्या मुंह दिखाएंगे अगर लिख के दे दिया तो। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप इतनी कमिटमेंट कर लें लिख के कि आप पाकिस्तान के खिलाफ किसी दहशतगर्द तंजीम को या किसी दहशतगर्द कार्रवाई को स्पॉन्सर नहीं करेंगे जी। लेकिन अगर वो ये लिख देते तो वो अब्बा हजूर से आने वाला माल बंद हो जाता। लिहाजा ये भी नाकाम हुआ। तो कोई हमें ये नहीं कह सकता, आई विल काउंटर एवरीबडी ऑन इन द वर्ल्ड, जो ये कहे कि हमने मुज़ाकरात के ज़रिए कोशिश नहीं की उनसे अपने ताल्लुकात को ठीक करने की। लेकिन एक बात मैंने इसी फोरम पर कही थी, वो आज मैं जालमान के साथ मिला के कह रहा हूँ कि ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं और नहीं माने हैं। ठीक है, आपके सामने है सूरत हाल जो कुछ भी है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अगर ठीक नहीं होते हैं, हमने उनको वार्निंग दे दी है कि भाई साहब अब टिट फॉर टैट, आप जो कोशिश करेंगे वी विल चेज यू। हमने 4 मरतबा साबित कर दिया ये। हमने पक्तिया, पक्तिका,
हरमज, पता नहीं कौन से इलाकों में, काबुल जाके इनको चेज करके इनके टारगेट्स को हिट नहीं किया। हमने साबित कर दिया कि हमारी एरियल सुप्रीमेसी जो है उससे आप कोई महफूज नहीं है। ये तो हमारा प्यार तो खैर इज़ अ बैड वर्ड, ये हमारे दिल में सिंपैथी है आपके लिए, या हमारा ज़र्फ है कि हम आपको निस्तो नबूद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिर आप रूल आउट कर रहे हैं कि अब मुज़ाकरात तो इस मामले का हल नहीं है, अब ऑपरेशन शुबान के जरिए ही ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जाएगा। देखिए, हमने बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए, ख़ासतौर से बलूचिस्तान और KPK में, क्योंकि ये 2 इलाके थे जो उनका सबसे ज़्यादा मुतासर थे इस दहशतगर्दी के बायस। पहले स्टेज के ऊपर जो बलूचिस्तान है उसमें 2-3 तरह के अनासर थे। एक वो जो अपने आप को नाराज़ बलूच कहते हैं, जिनको सरफराज भुगती कहता है कि ये बकवास है, बिल्कुल बेमानी बात है, ये नाराज़गी वराज़गी कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये बाहर से डॉलर कमाते हैं और मुल्क में तखरीबकारी करते हैं। और वो साथ सवाल उठाते हैं कि कैसे कोई जेन्युइन बलोच अपने बलोच की जान ले सकता है जी। ठीक हो गया। दूसरे उन्होंने कहा जी अलहदगी पसंद तहरीक, जो इंटरनेशनल दुनिया ने बहुत उसको स्पॉन्सर किया, मैं अब इस पर नाम लेने बैठूंगा तो बात बहुत फैल जाएगी, वो है अलहदगी पसंद तंजीम में। मैं इसके बारे में पहले भी कोट किया था, मैं अब फिर कोट कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूँ। एक इंडियन डिप्लोमेट ने, नटवर सिंह उसका नाम था, जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे पाकिस्तान में, वो हाई कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे यूनाइटेड नेशन की साइड लाइन्स पर कहा गुफ्तगू के दौरान कि जब तक पाकिस्तान आर्मी का एक सिपाही भी बलूचिस्तान में है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलहदा नहीं करा सकती। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिस इज ए हाईली कोटेबल कोट। ठीक हो गया जी। लिहाजा ये कोशिशें करते रहें, होने वाला इससे कुछ नहीं है। अब एक और बात जो इस हवाले से करते चलें ताकि आगे बात बढ़े, महरूमी। आप ब्रेक की तरफ तो नहीं जा रही? हाँ जी बिल्कुल बुखारी साहब, ब्रेक की तरफ ही जा रही हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपने इशारा किया है। ब्रेक से वापस आकर हम इस बात पर फर्दर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक लफ्ज़ बोला महरूमी का, यानी आप इशारा कर रहे थे कि बलूचिस्तान में जो भी अनरेस्ट हो रही है उसके पीछे ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि वहाँ पर लोगों को उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि ये बात सच है कि वहाँ के लोग महरूम तो हैं, वहाँ अंडर डेवलपमेंट भी है, अंडर एजुकेशन भी है, उस तरह की सहूलियात तो नहीं है जैसे यहाँ लाहौर में बैठे हुए हमें? ये वो तराना है जो बाकायदा आर्केस्ट्रेटेड बजाया गया और पूरी दुनिया में फैलाया गया। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ सरफराज भुगटी को, हु इज़ ए सन ऑफ द सॉइल। उससे ज़्यादा जेन्युइन बलोच शायद ही होगा, या मरीज़ हैं या वो है, बाकी भी बलोच सारे काबिल एहतराम है, लेकिन ये तो जेन्युइनली इंडिजिनसली बलोच हैं। वो उसका ये कहना है, आई एम कोटिंग हिम, एनीबडी कैन कंट्राडिक्ट मी। उसने कहा ये जो नैरेटिव था ना महरूमी का, इससे ज़्यादा फॉल्स कोई हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि पूरी तारीख उठा के देख लें, एक रजीम की बात नहीं कर रहा हूँ, अफगानिस्तान को दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा फंड मिले हैं। ठीक है, अब अगर वो अवाम तक नहीं पहुंच रहे तो वो पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत का कसूर तो नहीं है, वो आपका मेरा कसूर तो नहीं है, वो तो उन बलोचों का कसूर है जो वहां हुक्मरान थे, जो सूबाई हुकूमतों के सरबराह थे। उनका काम था ना कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाए। अगर वो खाते रहे तो इसमें किसी का तो कसूर नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये मान लें कि ये जो ड्रामा है महरूमियत का, ये कोई माने नहीं रखता, तो फिर बाहर वाली साजिश जो है जिसका शिकार बनते हैं हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिल सकता कोई, वो फिर दहशतगर्दी को एक प्रोफेशन समझ के मान लेते हैं और अपने ही बहन भाइयों के सर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि एक मिसिंग पर्सन के हवाले से बहुत बड़ा मिसनोमर है बलूचिस्तान में। ठीक है, 4-5 तरीके से ये लोग मरते हैं। जो जिसको कहते हैं ना, कोई कदावर बंदा निकला है किसी ट्राइब में, तो उसका सरदार मरवा देता है उसको, और मरवाते हैं और लाश फेंक देते हैं पहाड़ियों में। क्या है जी? मिसिंग पर्सन। सुनते जाएं तवज्जो से। दूसरा ये कि ये जिन ग्रुपों में शामिल होते हैं उन ग्रुपों की आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, पैसे के पीछे या किसी भी तसल्लुत के पीछे, कि किसी जगह पे कब्जा है, दूसरा ग्रुप भी वहाँ आ गया, उसमें जो मरते हैं लाशें पहाड़ों से मिलती हैं, कहते हैं मिसिंग पर्सन। खाते में किसके? फौज के। तीसरा और बहुत अहम, ये लोग पैसे की खातिर फरारी कैंपों में जाके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं और ऑपरेशन के दौरान मारे जाते हैं। मिसिंग पर्सन
ये बहुत बड़ा मिसनोमर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देख लिया कि वो जो बहुत बड़े मामले बनते थे मिसिंग पर्सनस के, वेयर आर दे नाउ? ठीक है, वो जो लाशें गायब कर देते हैं अस्पतालों से ताकि उनको भी डालें खाते में मिसिंग पर्सन के, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, बेपनाह मुजाहरे जो किए जा रहे होते हैं प्ले कार्ड लेके, हमारा फलां बंदा मिसिंग पर्सन, उसके या ऑपरेशन में मारे जाने की इतला होती है या वो जिंदा गिरफ्तार होता है जी किसी ऑपरेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि ये मिथ जो है ये भी अब बस करें। तो बुखारी साहब, हम अगर बलूचिस्तान के अनरेस्ट के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो वहाँ पर दो तरह की तंजीमें काम करती हैं, एक तो दहशतगर्द तंजीमें यानी BLA और दूसरी अलहदगी पसंद तहरीकें होती हैं। तो दोनों में आपको लगता है बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क है या नहीं, और क्या इनको सेम तरीके से ही ट्रीट किया जाना चाहिए? देखिए, बलूचिस्तान जो है ये मिनरल रिच सूबा है, अल्लाह ताला ने इसको बहुत मैसिवली ब्लेस किया है। इसके ऊपर दुनिया के चंद स्टेक होल्डर्स जो ममालिक समझते हैं अपने आप को, उनकी नज़रें हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी भी उन ज़खायर की बुनियाद के ऊपर एक खुद कफील मुल्क बन जाए। वो भारत भी उसमें साथ है, उसमें इसराइल भी साथ है, उसमें अमेरिका भी साथ है, मुझे तो कोई बात नहीं है नाम लेने में। वो नहीं चाहते कि हमारी रसाई वहाँ तक हो, लिहाजा उसका क्या तरीका है कि वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस और वहाँ पर पीस जो है, वहाँ का अमन जो है, उसको तबाह किया जाए। उसके लिए दीज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉरेन फंडेड। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, हमने फॉरेन फंडिंग की और एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो बात की, बस टाइम बहुत शॉर्ट है। इंटरनल फैक्टर्स की भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात कर ले। आपको लगता है कि मुकामी तौर पर भी हमारे खुद ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे अनासर हैं मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं आपको सही सिम्त में लेके जाता हूँ। ये बात मैंने पहले कहा आपसे, या तो आप उनको डॉलर देने शुरू कर दें, जब तक उनका वो फंडिंग और सहूलतकारी नहीं हम रोकेंगे, ये तो लाइन पर नहीं आएंगे। हमें क्या चाहिए? दो रास्ते हैं। एक तो आपने देखा कि इस बुगटी, सरफराज बुगटी के होते हुए लार्ज नंबर ऑफ दोज सेपरेटिस्ट्स और जो BLA के लोग थे, उन्होंने हथियार फेंके हैं और आके मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। सीरियस चली है पूरी, इन हंड्रेड्स। एक तो मैं समझता हूं कि दिस इज द वे टू परसुएड देम, उनको उस रास्ते से हटाएं, बट स्टेट की फिर जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको इकोनॉमिकली वायबल करें, बिल्कुल, ताकि वो फिर से ना हो। ये एक खाता कमजोर है कि अगर हम उनको माली तौर पे बेनिफिट दे के अपने साथ कौम के मेन स्ट्रीम धारे में ला सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए मेरी ज़ाती राय ये है कि बहुत सी फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है सूबाई हुकूमत को, और होपफुली कि इसके कुछ ना कुछ अच्छे बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, आपने बात की तरफ इशारा किया कि एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पर फोकस करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मिलिट्री ऑपरेशंस पर फोकस करना। इसी के साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस आकर क्लाइमेट चेंज के साथ पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अभी तो बारिशों का सिलसिला शुरू ही हुआ है कि मौसमियाती तब्दीली के, क्लाइमेट चेंज के ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है और सैलाबी रैले आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के मरने की इतलात भी मौजूद है। क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिना हम एक दफ़ा फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं लास्ट ईयर की तरह। बुखारी साहब, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा भी हमारी अप्रोच वही रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है, तो इसका हल कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने सम अप कर दिया ये कह के कि हम रिएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हर साल ये तबाहकारी का सामना हम करते हैं जी। इसको हैंडल करने के लिए हमने एक तंजीम बनाई जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। वो सारा साल तो आराम से बैठे रहते हैं, जब ये अजाब शुरू होता है तो फिर अचानक उनके कान खड़े हो जाते हैं। ये रवैया गलत है। हमें पीस डेज में जब कुछ नहीं हो रहा होता, उस वक्त आने वाले उस वक्त के लिए चीज़ों को मैनेज करना होता है। हमारे यहाँ आज तक न बारिशों की पेशन गोई के लिए इफेक्टिव सिस्टम है जिस तरह दुनिया में है ज़रूर। हमारी ऑब्जर्वेटरी है, इस्लामाबाद ऑब्जर्वेटरी है, हमारे यहाँ और भी मौसमी यानी गेज करने के ज़राए हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। ना ही हमें इसी तरीके से फ्लड की वार्निंग जो है, लगे हुए हैं, मतलब इक्विपमेंट जो है वो मौजूद हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है जी। वो ग्लेशियर कब फटेगा और फट के किस किस रास्ते से गुजरेगा हमें कुछ नहीं पता। वो जब गुजरेगा तो हम देख लेंगे। बिल्कुल ठीक दिस है। अप्रोच इज रॉन्ग।
ये नहीं होना बुखार साहब, एक तो ये है कि हमने क्या एक्शंस लेने हैं इसको काउंटर करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है रूट कोज के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज का ये सारा फिनोमेना जिससे सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है, ऑल्दो वी डोंट कंट्रीब्यूट इन इट, तो फिर जो ममालिक इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है टुवर्ड्स पाकिस्तान? देखिए, एक तो आप कर रही हैं बात ग्लोबल पोल्यूशन की, जी, ग्लोबल वार्मिंग, उसमें पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है 1%, विच इज लेस देन एनी अदर कंट्री ऑन द ग्लोब। हाँ जी, लेकिन हमारी तरफ नजर करम नहीं हो रही उनकी, हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। सबसे कम पॉल्यूट करने की हमें इनाम मिलने की बजाय या जजा मिलने की बजाय हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अगेन वही बात है, देखें हमारी इकोनॉमी जो है उसका दारोमदार 80% आबादी हमारी जो है देहात की वो ज़राअत पर है। ज़राअत जो है वो यानी डिपेंडेंट है ऑन द नेचुरल, जो बारिशें होती हैं, जो सीजन आते हैं हम, और इसी वजह से जो सूरत हाल का सामना हमें है, सीरियस फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, वेरी सीरियस, क्योंकि हमारी लार्जर आबादी जो है पाकिस्तान की ख़ास तौर से, लेकिन अमूमन जो जनूबी एशिया है वो या तो साहलों के साथ रहते हैं या दरियाओं के डेल्टा में रहते हैं। आप नक्शा उठा के देख लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। देयरफॉर चाहे समुद्री पानी की सतह बुलंद हो जाए, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिशें हो जाएं, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्परेचर हीट आ जाए, हर लिहाज या ग्लेशियर फट जाएं, हर लिहाज से हमारे अवाम ने सफ़र करना है जी। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो इलाके हैं ख़ास तौर से, और KPK के जो इलाके हैं, वहाँ ये फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लेकिन कोई तरीका कार नहीं है उनको पहले से जांचने का या उसके जो तबाहकुन असरात होंगे उनसे बचने का। बिल्कुल ठीक है बुखार साहब, पोलर रीजन के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और ये नेशनल एसेट के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल एसेट होते हैं ग्लेशियर्स, लेकिन जितनी तेजी से ये पिघल रहे हैं तो इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान तक तो महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए जो है वो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, उनको नहीं परवाह, इसलिए कि उनके पास वसाइल हैं, उन्होंने हर चीज़ का इंतजाम कर लिया हुआ है। असल मामला ये तरक्की पजीर ममालिक जो है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है, खासतौर से थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज जो है, और मोर स्पेसिफिकली जो जनूबी एशिया की कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा थ्रेट उनको है। हम कई तरीके से इसका शिकार हैं। एक नई हरकत हमारे करीब बैठा हुआ घटिया दुश्मन जो है, जो मोदी है, उसने दरियाओं का पानी बंद करके कर दिया है। अब जैसा मैं कह रहा था कि हमारा तो सारा दारोमदार ही ज़राअत के ऊपर है, अगर दरियाओं का पानी बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे हम फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस का मुकाबला। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल कैलेमिटी तो एक चीज़ है ना, लेकिन ये जो मैन मेड कैलेमिटी है, ये इससे भी हम मुतासर होने जा रहे हैं। वो दूसरी बात है कि पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली हमने उसका तो कह दिया उनको कि भाईजान ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर आपने हमारा पानी रोका। बिल्कुल बुखार साहब, एक तो पानी रोकना, दूसरी वो ये इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान से रोक रहे हैं कि कितना पानी रोका जा रहा है या कितना पानी जो है वो छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से एक इंफॉर्मेशन गैप है, और अल्टीमेटली जब ये पानी छोड़ेंगे तो पाकिस्तान प्रिपेयर्ड नहीं होगा उस तरह उतना एक्यूरेटली। तो ये तो क्लाइमेट टेररिज्म होगी भारत की जानिब से। ये इसको हम बिल्कुल अभी दहशतगर्दी कहते हैं, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। तीसरा जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गिला हमें करना चाहिए वो है कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, जिन्होंने वादा किया था हमसे कि वो हमें पैसे मुहैया करेंगे ताकि हम इस तबाही से बच सकें। मैं ज़रा उसका हवाला दे दूँ अगर आपको, तो ये 3, 4, 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, दूसरा UNFCCC है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का वो फ्रेमवर्क है जो आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लक मुज़ाकरात और सालाना कॉन्फ्रेंसेस करवाता है। फिर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से निपटने और उनके असरात कम करने के लिए माली मुआवनत फरमाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एडाप्टेशन फंड, ये मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुताबिकत के मंसूबों के लिए फ़ंड देता है। पाकिस्तान के लिए $10.9 बिलियन कमिट किए गए थे, जिसमें से हमें अब तक सिर्फ 4 पॉइंट समथिंग मिले हैं और बाकी काफ़ी अरसे से रुके हुए हैं। इस बायस्ड एटीट्यूड को मेरे ख्याल से इसका मातम करना बहुत ज़रूरी है कि जब आपने एक कमिटमेंट कर ली है तो उसको निभाएं, क्योंकि पाकिस्तान के पास, जैसा कि आपने भी कहा मैंने भी कहा, हम कंट्रीब्यूट तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो वो हमारा बोझ कम करने के लिए जो आपने खुद
कमिट किया हुआ है उसको तो ऑनर करें। बिल्कुल ये है ठीक वो कह रहे हैं बुखारी साहब। आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस मसले के साथ साथ खुद भी इस क्लैमिटी के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तमाम तर नेशनल मैनेजमेंट, जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।